अगर हम एक शांत, बिल्कुल ठहरे हुए तालाब के बारे में सोचें और उसमें कोई छोटा सा पत्थर फेंक दें, तो क्या होता है? पानी की सतह पर लहरें बनने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। लहरें बनती हैं और वे गोल घेरे में बाहर की ओर फैलने लगती हैं। अब पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे पानी खुद बाहर की तरफ भाग रहा है ना? ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर उसी पानी की सतह पर एक छोटा सा कॉर्क या मान लो लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा हो, तो वो लहर के साथ किनारे तक नहीं जाता। वो बस अपनी ही जगह पर ऊपर और नीचे होता रहता है। सटीक, वो बस ऊपर नीचे होता है। तो ये दृश्य भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन ये एक बहुत ही जादुई सवाल खड़ा करता है। मतलब अगर पानी खुद आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो तालाब के बीच में शुरू होकर किनारे तक का सफर तय कर रही है? ये भौतिकी के सबसे खूबसूरत और बुनियादी सवालों में से एक है। जो चीज वहां यात्रा कर रही है ना, वो कोई माध्यम या पदार्थ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो ऊर्जा है। वो एक विक्षोभ है जिसे हम डिस्टर्बेंस कहते हैं। कॉर्क का अपनी जगह पर बने रहना हमें सीधा सीधा ये सिखाता है कि तरंगें केवल ऊर्जा और सूचना को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती हैं। बिना उस माध्यम के भौतिक रूप से वहां गए? बिल्कुल, बिना माध्यम के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण के द्रव्यमान अपनी जगह पर ही रहता है। केवल जो हलचल है वो आगे बढ़ती है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी है। आज हम तरंगों के इसी रहस्यमयी लेकिन पूरी तरह से तार्किक विज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि तरंगों के पीछे का मूलभूत विज्ञान क्या है, उनका गणितीय और भौतिक स्वरूप कैसे काम करता है, और कैसे ये अदृश्य ऊर्जा, मतलब ध्वनि से लेकर हमारे पसंदीदा वाद्य यंत्रों के संगीत तक, हर चीज का निर्माण करती हैं। एकदम सही। और ये चर्चा उन सभी के लिए है जो हमारे आसपास मौजूद इस जादुई दुनिया के काम करने के तरीके को गहराई से समझना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि तरंगों का विज्ञान इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ब्रह्मांड की लगभग हर जानकारी हम तक तरंगों के माध्यम से ही पहुंचती है। जैसे हम जो देखते हैं वो प्रकाश तरंगे हैं, और जो सुनते हैं वो ध्वनि तरंगे हैं। सही बात है। लेकिन एक सवाल है, अगर तरंगें ऊर्जा को आगे ले जाती हैं, तो क्या इस ऊर्जा को यात्रा करने के लिए हमेशा किसी रास्ते या वाहन की आवश्यकता होती है? अच्छा सवाल है। जैसे उस तालाब वाले उदाहरण में पानी एक माध्यम था, तो क्या बिना किसी माध्यम के भी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इसी आधार पर हम तरंगों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। ओके। जब हम यांत्रिक तरंगों यानी मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं तो उन्हें संचरण के लिए हमेशा एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब उन्हें कुछ न कुछ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, चाहे वो पानी की लहरें हों, हवा में गूंजती ध्वनि तरंगें हों या भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली सिस्मिक तरंगें हों। अरे हाँ, भूकंप की तरंगे। हाँ, ये सब यांत्रिक तरंगें हैं। इनका आगे बढ़ना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस माध्यम के कण आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कण एक दूसरे को धकेलते हैं और ऊर्जा आगे बढ़ाते हैं। सही। लेकिन इसके लिए माध्यम में कुछ खास गुण भी तो होने चाहिए, है ना? मतलब अगर कण अपनी जगह से हिलने के बाद वापस ही ना आए तो लहर कैसे बनेगी? सटीक बात पकड़ी आपने। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में दो प्रमुख गुण होने ही चाहिए। पहला है प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी, और दूसरा है जड़त्व जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। प्रत्यास्था के कारण क्या होता है कि जब कोई कण अपनी मूल स्थिति से विस्थापित होता है तो वो वापस अपनी जगह पर लौटने की कोशिश करता है, जैसे एक स्प्रिंग काम करता है। एकदम सही एनालॉजी है। और जड़त्व के कारण वह कण अपनी मूल स्थिति पर तुरंत रुक नहीं पाता बल्कि थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी से दोलन या ऑसिलेशन पैदा होता है। अच्छा, तो अंतरिक्ष में क्या होता है? वहां तो हवा या कोई गैस नहीं है। हाँ, वहां पूर्ण निर्वात है यानी वैक्यूम। वहां कोई कण नहीं होते, इसलिए निर्वात में यांत्रिक तरंगें जैसे कि ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। तो हॉलीवुड फिल्मों में जो अंतरिक्ष में बड़े बड़े धमाकों की आवाजें दिखाते हैं, असल में गलत है? बिल्कुल गलत है। वहां एकदम सन्नाटा होता है। लेकिन एक बात बताइए, अंतरिक्ष से तारों की रोशनी तो हम तक पहुंचती है, सूर्य की गर्मी भी पृथ्वी तक आती है। अगर बीच में कोई माध्यम नहीं है तो ये ऊर्जा कैसे यात्रा कर रही है? क्योंकि प्रकाश और ऊष्मा यांत्रिक तरंगे नहीं है,
वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अच्छा, तो ये एक अलग ही कैटेगरी है। हाँ, प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगे, इन सभी को किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी बहुत आराम से यात्रा कर सकती हैं। कैसे? मतलब बिना कणों के कैसे? क्योंकि ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन से बनती हैं, कणों के दोलन से नहीं। अरे वाह! और मैंने पढ़ा है कि इनकी गति भी चौंकाने वाली होती है। स्रोत सामग्री बताती है कि निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल बिल्कुल समान होती है, बिल्कुल। जो कि C = 29,79,24,858 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब ये गति इतनी तेज है कि इसे पूरे ब्रह्मांड की गति सीमा मानी जाती है। हाँ, ये सच में अकल्पनीय गति है। इसके अलावा आधुनिक भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी में द्रव्य तरंगों या मैटर वेव्स का भी जिक्र आता है। ये क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म कणों से जुड़ी होती हैं, लेकिन उनकी दुनिया बहुत अलग है। आज हम उस पर गहराई से नहीं जाएंगे। हाँ, वो शायद किसी और दिन के लिए रखते हैं। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिन तरंगों का सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं वो यांत्रिक तरंगे ही हैं, जिन्हें माध्यम की जरूरत होती है। तो चलिए यांत्रिक तरंगों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि ध्वनि या पानी की लहरों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम के कणों के दोलन की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन ये कण वास्तव में किस दिशा में गति करते हैं? क्या वे हमेशा उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में लहर जा रही है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। कणों की गति की दिशा ही है तय करती है कि हम किस प्रकार की यांत्रिक तरंग से निपट रहे हैं। कणों के दोलन की दिशा के आधार पर इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो अगर मैं अनुदैर्ध्य तरंगों यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करूं, तो स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेन की एनालॉजी दी गई है। हाँ, वो स्टेशन वाली एनालॉजी। बिल्कुल। अगर हम एक रेलवे स्टेशन की कल्पना करें जहां एक लंबी मालगाड़ी खड़ी है, सभी डिब्बे एक दूसरे से स्प्रिंग जैसी कपलिंग से जुड़े हैं। अगर इंजन पहले डिब्बे को अचानक एक धक्का देता है, तो वो धक्का पहले डिब्बे से दूसरे फिर तीसरे तक एक लहर की तरह पीछे की ओर जाता है, लेकिन पूरी ट्रेन अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है। सही कहा। हर डिब्बा बस थोड़ा आगे जाता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें माध्यम के घटक या कण उसी दिशा के समानांतर दोलन करते हैं जिस दिशा में तरंग यात्रा कर रही होती है। पैरेलल मतलब? हाँ, पैरेलल। जब कोई बोलता है तो हवा में ध्वनि तरंगे बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। बोलने से हवा के कण आगे पीछे धकेले जाते हैं। तो जब वो धकेले जाते हैं तो क्या होता है? जहां कण एक साथ दब जाते हैं उस हिस्से में हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसे संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं। अच्छा। और जब वे वापस लौटकर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे विरलन या रेरेफैक्शन कहते हैं। यही संपीड़न और विरलन की श्रृंखला हमारे कानों तक पहुंचती है। कमाल है। ये तो हुई ध्वनि और हवा की बात, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगें यानी ट्रांसवर्स वेव्स इससे अलग कैसे हैं? इसके लिए आपके पास कोई उदाहरण है? अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी सोचूं तो मुझे क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों द्वारा बनाई जाने वाली लहर या स्टेडियम वेव का ख्याल आता है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है ना? दर्शक केवल अपनी सीट पर खड़े होते हैं और वापस बैठ जाते हैं। मतलब उनकी गति ऊपर और नीचे लंबवत होती है, लेकिन लहर का जो प्रभाव है वो स्टेडियम के चारों ओर क्षैतिज रूप से घूमता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सीट छोड़कर आगे नहीं भागता। बिल्कुल। अनुप्रस्थ तरंगों में विक्षोभ आगे बढ़ता है, लेकिन माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के समकोण यानी परपेंडिकुलर दोलन करते हैं। ऊपर नीचे। हाँ, जैसे यदि किसी तने हुए तार या रस्सी का एक सिरा कसकर पकड़ लिया जाए और उसे ऊपर नीचे झटका दिया जाए तो रस्सी में एक लहर बनती है जो आगे की तरफ जाती है, लेकिन रस्सी का हर एक हिस्सा सिर्फ ऊपर और नीचे ही हिलता है। समझ गया। तो क्या हर माध्यम में ये दोनों तरह की तरंगें बन सकती हैं? मतलब क्या हवा में भी अनुप्रस्थ तरंग यानी वो ऊपर नीचे वाली लहर बन सकती है? ये भौतिकी का एक बहुत ही गहरा पहलू है। हवा या गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंगें ही संभव है, अनुप्रस्थ नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण माध्यम की संरचना में छिपा है। अनुप्रस्थ तरंग बनाने के लिए माध्यम में अपरूपण या शेयर को सहने की क्षमता होनी चाहिए। शेयर मतलब? सरल शब्दों में समझाती हूँ।
जब आप रस्सी के एक हिस्से को ऊपर खींचते हैं तो वो अपने बगल वाले हिस्से को भी मजबूती से ऊपर खींच लेता है, क्योंकि वे आपस में मजबूती से जुड़े हैं। हाँ, वो एक साथ जुड़े होते हैं। लेकिन गैसों में कणों के बीच ऐसा कोई मजबूत बंधन नहीं होता कि एक कण ऊपर जाए तो वो दूसरे को भी अपने साथ ले जाए। अच्छा, तो हवा को संकुचित किया जा सकता है, उसे धकेला जा सकता है, लेकिन उसे रस्सी की तरह ऊपर नीचे झुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अणु एक दूसरे को कसकर पकड़े नहीं होते। एकदम सही समझे आप। दूसरी ओर ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। इसलिए ठोस पदार्थों जैसे लोहे की छड़ या पृथ्वी की चट्टानों में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें आसानी से संचरित हो सकती हैं। तो अगर कोई वैज्ञानिक इस अदृश्य ऊर्जा, इन तरंगों को मापना चाहे, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि भौतिकी बिना गणित के तो अधूरी है ना? बिल्कुल अधूरी है। इसके लिए कोई गणितीय पैमाना या शब्दावली तो होनी चाहिए, ताकि हम किसी ग्राफ पर तरंग को देखकर बता सकें कि उसकी ताकत या गति क्या है। हाँ, वैज्ञानिकों ने इस हलचल को मापने के लिए एक बहुत ही सटीक गणितीय भाषा विकसित की है। इसे अक्सर एक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। y of x, t is equal to a sin kx omega t plus phi। यह समीकरण पहली नजर में थोड़ा डरावना लग सकता है। हाँ, अक्सर छात्रों को ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसके मूल हिस्सों को डिकोड करें तो ये एक बहुत ही सरल कहानी सुनाता है। सबसे पहले बात आती है आयाम या एम्पलीट्यूड की, जिसे a से दर्शाते हैं। आयाम का सीधा सा मतलब है माध्यम के कण का अपनी शांत या मूल स्थिति से होने वाला अधिकतम विस्थापन। मतलब वो कितना ऊपर या नीचे गया। हाँ, जब किसी ग्राफ पर तरंग को देखा जाता है तो सबसे ऊंचा बिंदु शीर्ष या क्रेस्ट कहलाता है और सबसे निचला बिंदु गर्त या ट्रफ कहलाता है। मध्य रेखा से शीर्ष तक की ऊंचाई ही आयाम है। तो ये ऊर्जा का पैमाना हुआ। बिल्कुल, यह इस बात का पैमाना है कि तरंग कितनी ऊर्जा ले जा रही है। अगर सितार के तार को बहुत जोर से खींचा जाए तो आयाम बड़ा होगा और आवाज तेज होगी। हल्के से खींचने पर आयाम छोटा होगा और आवाज धीमी होगी। बहुत बढ़िया। और ये तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ क्या है? इसे आमतौर पर ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है। अगर आयाम तरंग की ऊंचाई है तो तरंगदैर्ध्य उसकी लंबाई होनी चाहिए, है ना? सरल शब्दों में कहें तो हाँ, तकनीकी रूप से किसी एक ही क्षण पर समान कला यानी फेज वाले दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। मतलब दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी। हाँ, या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी। यह एक पूर्ण लहर का भौतिक आकार है। इसके साथ ही आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र आता है, जिसे ग्रीक अक्षर न्यू v से दर्शाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आयाम ऊर्जा की ताकत है और तरंगदैर्ध्य उसका आकार है, तो आवृत्ति शायद ये बताती है कि लहरें कितनी तेजी से आ रही हैं। एकदम सही। आवृत्ति यह मापती है कि एक सेकंड में कितने पूर्ण दोलन या चक्कर पूरे हो रहे हैं। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर दिखता है? ध्वनि के मामले में आवृत्ति सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करती है कि आवाज कितनी तीखी या भारी है, जिसे हम पिच कहते हैं। अच्छा, पिच। हाँ, यदि एक सेकंड में कान के पर्दे से ज्यादा लहरें टकराएंगी यानी उच्च आवृत्ति होगी, तो मस्तिष्क उसे एक तीखी या हाई पिच आवाज के रूप में समझेगा, जैसे एक सीटी की आवाज। और अगर आवृत्ति कम हो तो? कम आवृत्ति का मतलब है भारी आवाज, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट या किसी बेस गिटार की आवाज। ये सब आपस में बहुत ही खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक हमने बात की कि तरंगे कैसे खुले माध्यम में आजादी से यात्रा करती हैं। हाँ, क्या होता है जब कोई प्रगामी या ट्रैवलिंग तरंग यात्रा करते हुए किसी दीवार, सीमा या बाउंड्री से टकराती है? मुझे लगता है कि यहीं से भौतिकी के ये सिद्धांत संगीत की जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। जब तरंगें किसी सीमा से टकराती हैं तो वे वापस लौटती हैं। ये परावर्तन या रिफ्लेक्शन है। लेकिन सीमा किस प्रकार की है, ये बहुत मायने रखता है। कैसे? यदि सीमा दृढ़ या रिजिड है, जैसे एक दीवार या किसी डोरी का कसकर बंधा हुआ सिरा, तो टकराने के बाद तरंग पूरी तरह से उलट जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में पाई का कलांतर या फेज डिफरेंस कहते हैं। मतलब जो लहर शीर्ष बनकर दीवार से टकराई थी, वो गर्त बनकर वापस लौटेगी? एकदम सही।
वो उल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर सीमा खुली हो, जहां कणों को हिलने की आजादी हो, तो क्या होता है? खुली सीमा से परावर्तन होने पर तरंग की कला में कोई बदलाव नहीं होता। वो जिस रूप में गई थी उसी रूप में वापस आती है। शीर्ष शीर्ष ही बनकर लौटता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है। अगर एक तरफ से नई तरंगें लगातार आ रही हैं और दूसरी तरफ से पुरानी तरंगें सीमा से टकराकर लौट रही हैं, तो वे एक ही माध्यम में आपस में टकराएंगी भी ना? बिल्कुल टकराएंगी। तो जब विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाली ये तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं, तो उस टकराव का नतीजा क्या होता है? उस टकराव को हम अध्यारोपण या सुपरपोजिशन कहते हैं। जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगें विपरीत दिशाओं से आकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो वे एक नया और स्थिर पैटर्न बनाती हैं। स्थिर पैटर्न? हाँ, जिसे अप्रगामी तरंगें या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। स्टैंडिंग वेव्स मतलब ये तरंगें आगे बढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, ऐसा लगता है जैसे वे बस अपनी जगह पर ही फड़फड़ा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। इस अप्रगामी तरंग के पैटर्न में दो बहुत ही दिलचस्प बिंदु बनते हैं, निस्पंद और प्रस्पंद। ये क्या होते हैं? निस्पंद या नोड्स वे बिंदु हैं जहां माध्यम के कण बिल्कुल भी गति नहीं करते। वहां उनका विस्थापन हमेशा शून्य रहता है। शून्य? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस सटीक बिंदु पर आने वाली और जाने वाली तरंग एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से रद्द या कैंसिल कर देती हैं। इसे विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और प्रस्पंद या एंटीनोड्स वे बिंदु हैं जहां हलचल सबसे ज्यादा होती है। हाँ, एंटीनोड्स पर दोनों तरंगें एक दूसरे के प्रभाव को जोड़ देती हैं। इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। वहां विस्थापन अधिकतम होता है। तो एक स्टैंडिंग वेव में नोड्स एकदम शांत रहते हैं और उनके बीच के एंटीनोड्स पर सबसे ज्यादा कंपन होता है। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा संगीत वाद्ययंत्रों का काम करने का तरीका लगता है। अगर हम किसी सितार या गिटार की बात करें, तो उसमें तार दोनों सिरों पर खूंटियों से कसकर बंधे होते हैं। बिल्कुल बंधे होते हैं। तो ये बंधे हुए सिरे एक दीर्घ सीमा का काम करते हैं। इसका मतलब है कि तार के दोनों सिरों पर तार बिल्कुल हिल नहीं सकता, तो वहां हमेशा निस्पंद या नोड्स ही बनेंगे, है ना? ये एक बहुत ही अहम निष्कर्ष है। क्योंकि तार के दोनों सिरों पर निस्पंद बनने ही है, इसलिए वो तार किसी भी मनमानी आवृत्ति पर कंपन नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब कुछ फिक्स्ड आवृत्तियां ही होंगे। हाँ, उसे ऐसी आवृत्तियों पर कंपन करना होगा जो उस तार की लंबाई में पूरी तरह फिट बैठ सके। इन विशिष्ट आवृत्तियों को प्रसामान्य विधाएं या गुणावृत्ति, जिसे हार्मोनिक्स कहते हैं, वो कहा जाता है। तो तार में जो सबसे लंबी लहर बन सकती है, जिसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, उसे क्या कहेंगे? उसे मूल विधा या फंडामेंटल मोड कहते हैं। एक तनी हुई डोरी में ये सबसे कम आवृत्ति V2L के बराबर होती है, जहां V तरंग की चाल है और L तार की लंबाई। और इसके बाद की आवृत्तियां? इसके बाद की आवृत्तियां जैसे दूसरी गुणावृत्ति, तीसरी गुणावृत्ति, इसी मूल आवृत्ति के पूर्ण गुणक होती हैं। सितार की हर स्ट्रिंग की अपनी एक मूल आवृत्ति होती है जो उसकी लंबाई और तनाव पर निर्भर करती है। ये तो तार वाले वाद्य यंत्रों की बात हुई, लेकिन बांसुरी या ऑर्गन पाइप जैसे वाद्य यंत्रों में तो हवा का एक स्तंभ होता है। वहां भौतिकी कैसे काम करती है? क्या वहां भी निस्पंद और प्रस्पंद बनते हैं? सिद्धांत वही रहता है, लेकिन सीमा की शर्तें बदल जाती हैं। अगर कोई ऑर्गन पाइप दोनों सिरों पर खुला है, तो उन खुले सिरों पर हवा को अंदर बाहर हिलने की पूरी आजादी होती है। तो वहां नोड नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए पाइप के दोनों खुले सिरों पर हमेशा प्रस्पंद या एंटीनोड्स बनते हैं। और अगर पाइप का एक सिरा बंद हो, तब बंद सिरे पर हवा आगे नहीं जा सकती। वो एक दीवार की तरह है। तो बंद सिरे पर हमेशा निस्पंद बनेगा और खुले सिरे पर प्रस्पंद। समझ गया। इस संरचना के कारण एक बहुत ही रोचक गणितीय परिणाम सामने आता है। एक सिरे पर बंद पाइप में केवल विषम यानी ऑड गुणावृत्तियां ही उत्पन्न होती हैं, जैसे पहली, तीसरी, पांचवी। इसमें सम या इवन गुणावृत्तियां पूरी तरह से गायब होती हैं। क्या बात है! यही कारण है कि अलग-अलग आकार और प्रकार के वाद्य यंत्रों से अलग-अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। संगीत के संदर्भ में एक और शब्द बहुत सुनने में आता है, विस्पंद या बीट्स। हाँ, बीट्स। जब कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को ट्यून कर रहा होता है, तो कभी-कभी आवाज में एक अजीब सा उतार चढ़ाव सुनाई देता है, जैसे वाओ वाओ वाओ। ये क्या होता है? विस्पंद तब पैदा होते हैं जब लगभग समान, लेकिन पूरी तरह से समान नहीं,
ऐसी 2 आवृत्तियां एक साथ बजती हैं। मतलब थोड़ा सा ही अंतर हो उनमें। हाँ, मामूली सा अंतर। चूंकि उनकी आवृत्तियों में मामूली सा अंतर होता है, इसलिए वे समय के साथ एक दूसरे के साथ कला में अंदर और बाहर होती रहती हैं। जब वे कला में होती हैं तो ध्वनि तेज हो जाती है, और जब विपरीत कला में होती हैं तो ध्वनि लगभग शांत हो जाती है। तो ये जो कम ज्यादा होने वाला लूप है वही बीट्स है? बिल्कुल। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी नियमित उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। विस्पंद की आवृत्ति उन दोनों मूल आवृत्तियों के अंतर के ठीक बराबर होती है। वाद्य यंत्र को ट्यून करते समय संगीतकार इसी उतार चढ़ाव को सुनकर तारों का तनाव तब तक बदलते हैं जब तक कि विस्पंद सुनाई देना बंद न हो जाए। यह सब कितना तार्किक और आपस में जुड़ा हुआ है ना? जी जी। हमने शुरुआत एक छोटे से तालाब में उठने वाली लहरों से की थी और देखा कि कैसे वे लहरें वास्तव में ऊर्जा का परिवहन है, द्रव्यमान का नहीं। एकदम सही। फिर हमने यांत्रिक तरंगों के माध्यम की आवश्यकता और कणों के अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोलन को समझा। और हमने यह भी देखा कि जब यह अदृश्य ऊर्जा सीमाओं से टकराती है तो कैसे अप्रगामी तरंगों, निस्पंदों और प्रस्पंदों का निर्माण होता है। भौतिकी का यही कठोर गणित और ज्यामिति वाद्य यंत्रों में सुरीले संगीत को जन्म देती है। बिल्कुल। आज के इस गहन चर्चा को समेटने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ? हम तरंगों के परावर्तन और अध्यारोपण की बात कर रहे थे। हाँ। अगर प्रकृति की ओर देखें तो चमगादड़ जैसे जीव इसी भौतिकी का उपयोग जीवित रहने के लिए करते हैं। चमगादड़ की आंखें नहीं होती, फिर भी वे घने अंधेरे में उड़ते समय अपने रास्ते की बाधाओं, शिकार की दूरी, दिशा और आकार का बिल्कुल सटीक पता लगा लेते हैं। ये अपो मुंह या नाक से उच्च आवृत्ति वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे यानी पराध्वनि निकालते हैं। जब ये तरंगें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं तो चमगादड़ का मस्तिष्क उन लौटी हुई तरंगों के समय और पैटर्न का विश्लेषण करता है। ये प्रकृति का अपना रडार या सोनार सिस्टम है। बिल्कुल। वे ध्वनि तरंगों के माध्यम से पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ये सच में अद्भुत है। और एक और विचार करने लायक बात है, अगर एक ही कमरे में एक सितार और एक वायलिन रखा हो और दोनों पर बिल्कुल समान आवृत्ति का एक ही स्वर यानी नोट बजाया जाए, तब भी हम आंखें बंद करके आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी आवाज सितार की है और कौन सी वायलिन की। जब आवृत्ति और पिच समान है तो आवाज अलग क्यों है? इसका रहस्य उस मिश्रण में छिपा है जिसकी हमने वाद्य यंत्रों वाले हिस्से में चर्चा की थी। मिश्रण? अच्छा, हार्मोनिक्स वाला। हाँ, क्योंकि कोई भी वाद्य यंत्र सिर्फ एक मूल आवृत्ति पैदा नहीं करता। उसकी बनावट, लकड़ी का प्रकार, तार की मोटाई, ये सब तय करते हैं कि मूल आवृत्ति के साथ साथ कौन-कौन सी गुणावृत्तियां और कितनी मात्रा में पैदा होंगी। तो मतलब हर वाद्य यंत्र का अपना एक अलग सिग्नेचर होता है। बिल्कुल। हर वाद्य यंत्र में इन गुणावृत्तियों का मिश्रण बिल्कुल अनोखा होता है। यही मिश्रण हर वाद्य यंत्र को उसकी अपनी अनूठी आवाज या टिम्बर देता है। कमाल है। ये एहसास कराता है कि भौतिकी सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लिखे गए समीकरणों का समूह नहीं है। ये वो गुप्त कोड है जिसके आधार पर प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है और जिसके माध्यम से कला और संगीत अपना रूप लेते हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इसी वैज्ञानिक विस्मय के साथ हमारी आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि हर हलचल के पीछे भौतिकी का एक सुंदर नियम काम कर रहा है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।